हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 28 फरवरी 2025 को जो हिंदी का जो पेपर हुआ है, इस पेपर की आंसर की आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो सेट 3 है, 3/5/3, इसके हम क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, अब हमारा जो पहला अपठित बोध जो है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, तभी उत्तर मिलेंगे आपको। भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ डालती भी आई है और इसमें प्राचीन गौरवशाली मान्यताओं और परंपराओं के साथ नवीनता का समावेश भी दिखाई देता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक धारणाओं का महासंगम है। इसमें आध्यात्मिक और भौतिकता का समन्वय दिखाई देता है। अपनी पारंपरिक संस्कृति से लेकर तिब्बत, मंगोल, द्रविड़, हड़प्पाई और यूरोपीय धाराओं के समागम के बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा है और नवागत संस्कृतियों की अच्छी बातों को उदारता पूर्वक ग्रहण किया है। भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ सबके कल्याण की बात कही गई है। साथ ही वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना के साथ संपूर्ण विश्व को ही एक परिवार के रूप में स्वीकार किया। हमारी संस्कृति ने जीवन में एकल को स्वीकार करने, उसका मानवर्धन करने, यानी कि एकल की भावना नहीं होनी चाहिए, उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई है, बल्कि सकल को प्राथमिकता दी है। यानी कि जो सकल जो भावना है, यानी कि संपूर्ण की बात की गई है। व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसको प्राथमिकता दी गई। हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है और यहाँ तो हम के बिना मनुष्य जीवन का कुछ होने वाला नहीं है। यह सच है कि मनुष्यता का ऐसा उदात्त भाव, संस्कारों की ऐसी तरलता, सरलता और सांस्कृतिक गहराई दुनिया के किसी समाज, धर्म, संस्कृति में नहीं मिलती है। जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान, हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली प्राणधारा के समान है। आज आवश्यकता है कि हम अतीत के सांस्कृतिक धरोहर के इसको सहेजे और संवारे तथा उसकी मजबूत आधारशिला पर खड़े होकर नए मूल्यों और संस्कृति को निर्मित एवं विकसित करें। तो ये हमारा जो है पैराग्राफ था, गद्यांश था। देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है और हमें आंसर देना है। गद्यांश में भारतीय संस्कृति की किस तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है? सबके सुख का कामना की गई है, बिल्कुल की गई है, और सबके कल्याण की भावना की गई है, और समस्त वसुधा एक परिवार, ये बात भी कही गई है। लेकिन जो है यहाँ पे व्यष्टि उत्थान को प्राथमिकता, व्यष्टि की जगह समष्टि की बात की गई है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संस्कृति एकल का मानवर्धन करने के स्थान पर सकल का महत्व देती है, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय संस्कृति की विशालता और महत्ता संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने में, तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन जो डी है, यानी कि कथन और दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वह हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अगला गा, इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है। मैं का मतलब होता है अहंकार, यानी कि अहंकार का इस नश्वर संसार में, क्योंकि सभी एक दिन खत्म हो जाना है, इसलिए मैं की जगह किसे महत्व दिया गया है? तो मैं की जगह यहाँ दिया गया है हमको महत्व, यानी कि हम सभी। और भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण बने रहने का कारण क्या है? इसके वसुदेव कुटुंबकम और व्यष्टि के स्थान पर समष्टि, तो यानी कि वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है और व्यष्टि की जगह किसकी बात की गई है? समष्टि की बात की गई है। तो व्यष्टि की जगह समष्टि और वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बने रहने का कारण यही है। अगला है दूसरा जो है हमारा, ध्यान से देखिए, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो हमें आंसर देने हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहरी फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर छू पाया अपनी पगडंडी, गंवाई पगडंडी की चरण धूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया दान कुर्ती किशोरियों की कोकिल तान। और बहुत दिनों के बाद अब की जी भर सूंघे मूलसरे के ढेर से ताजे ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर के। और बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ भू पर। बहुत दिनों के बाद, ये तो कवि की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए, काव्यांश में धूल के लिए चंदन विशेषण का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल किया गया है। तो ये किसकी बात की है? उसकी पवित्रता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर।
और किशोरियों की कोकुल कंठी तान से क्या अभिप्राय है? तो किशोरियों की कोकुल कंठी जो तान है उससे अभिप्राय है किशोरियों का जो गायन जो है वो कर्णप्रिय है। किशोरियों का जो गायन है वो क्या है? कर्णप्रिय है, यानी कि जिसका जो है ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है कवि ने जी भर क्या भोगा? तो कवि ने जी भर के इंद्रिक सुख भोगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंद्रिक सुख की बात की गई। कवि ने अपनी किन किन इंद्रियों को कैसे तृप्त किया? किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो इन्होंने कवि ने अपनी जो सारी इंद्रियां यानी कि पांचों जो इंद्रियां पांच जो इंद्रियां हैं हमारी, नाक कान आँख जो है और त्वचा है जीभ है, इन सभी का उल्लेख किया है यहाँ पे, यानी कि सभी को भोगा है। बहुत दिनों के बाद कवि को अपने गांव पहुंचकर कैसा महसूस हुआ? तो जो कवि को सुखद महसूस हुआ। कैसा महसूस हुआ? सुखद महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। और गांव के अंदर उन्होंने फसलों को देखकर खुशी हुई और गांव में खिलने वाले जो फूल हैं उनकी सुगंध से उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों की आपको सही 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से इनके आंसर देखने हैं। रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है, तो देखिए यहाँ पे भद्दत्त कौशल्यायन जी के अनेक अनुदित ग्रंथों में जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। ये मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसको मिश्र वाक्य में, तो देखिए भद्दत्त कौशल्यायन जी के देश विदेश के भ्रमण में जैसे उन्हें अनुभव दिया है वैसे ही व्यापकता प्रदान की है। तो ये आप ये कर लेना जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे। अगला है बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 80 बरस तक संगीत सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखा। तो देखिए इसका सरल वाक्य में बदलना है। तो 80 बरस तक संगीत सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखना बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी बात है। तो ये आप इसको नोट कर लेना। ग वाला जो है इसमें जिसने आग का आविष्कार किया वह कोई महान ही होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। तो ये जो रचना की दृष्टि जो ये से जो वाक्य ये है एक प्रकार का मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्र वाक्य। और नेक्स्ट जो है हमारा, मैंने देखा कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे, आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद भी बताना है। तो ये जो सार्वनामिक उपवाक्य, कैसा वाक्य है? सार्वनामिक उपवाक्य। सार्वनामिक, ये आप नोट कर लेना, सार्वनामिक उपवाक्य है। और कुछ लोग नारे लगा रहे थे जो है आश्रित भेद है। कौन सा भेद है? आश्रित भेद। और अगला है यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए इसका उत्तर है वह पीली टांगे वाला हरे रंग का जो कबूतर है की जाति का पक्षी है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो देखिए यह हरे रंग के जो कबूतर की जाति का पक्षी है और इसकी टांगे पीली हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य में। अगला वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए वाच्य पर आधारित, तो सबसे पहले चलो अब टहला जाए। तो ये कौन सा वाच्य है? ये भाववाच्य। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। ओके। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। तो प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। नेक्स्ट है कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए कवि के द्वारा प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया गया, इसका कर्मवाच्य हो गया। किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं? तो ये कर्मवाच्य के अंदर जो है सकर्मक और अकर्मक दोनों ही होते हैं। और अगला है लेखिका ने अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखा। तो लेखिका के द्वारा, इसको कर्मवाच्य में बदल रहा हूं मैं, लेखिका के द्वारा अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखा गया। लेखिका के द्वारा अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखा गया। तो यहाँ पे हमने इसको भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां। तो देखिए यहाँ पे पद परिचय हमें देना है। तो निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों के आपको 5 में से 4 के करने हैं। संगीतज्ञों ने संगीत के लिए 7 स्वर दिए। तो स्वर जो क्या है वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है और ये पुल्लिंग है और बहुवचन है, ये आप नोट कर लेना। अगला है यहाँ पे महान जो है वो विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। महान क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। और कैसा विशेषण है? एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है और पुल्लिंग है, एक वचन है। और प्रफुल्लता जो कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और जो परंतु जो है समुच्चय बोधक। परंतु क्या है यहाँ पे?
समुच्चय बोधक हैं, समुच्चय बोधक है। और यहाँ पे वे जो है यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। वे क्या है यहाँ पे, सर्वनाम है। और सर्वनाम पुरुषवाचक और बहुवचन पुल्लिंग है। अब यहाँ पे आपको अलंकार की बात की गई है, तो अलंकार देखिए यहाँ पे छठे के, राणा ने सोचा इस पार तक चेतक था उस पार। तो यहाँ किसकी बात की गई है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ जो बात की गई है अतिशयोक्ति अलंकार, किसकी बात की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार की बात की गई है। नेक्स्ट जो है, कमलेन को छाड़ी मातम और देवे को ध्यावे। तो यहाँ बात की गई है श्लेष की बात की गई है, श्लेष अलंकार आएगा इसमें। और अगला जो है यहाँ पे, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ उपमा दी गई है, दर्पण जैसा फैला है, तो उपमा अलंकार आएगा इसमें। और नेक्स्ट है, हिम के कणों कति हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज। तो यहाँ जो है ये है उत्प्रेक्षा, क्या है यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके। और अगला है, जल कन्याएं भोली अनजान, सागर के उर पार नाच नाच करती है लहरे मधुर गान। तो यहाँ पे है मानवीकरण, क्या आएगा, मानवीकरण, जो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देखिए, ये जो है इसको ध्यान से पढ़ना है गद्यांश को। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी हुई बात कर मधुकर के समाचार सब पाए। तो इसको ध्यान से पढ़ने, गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीति क्यों कहा गया है। तो देखिए, गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीतिक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है प्रेम में छल कपटपूर्ण व्यवहार करने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अति चतुर पंक्ति के माध्यम से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की पर किया गया। तो किस पे बात की गई, यहाँ पे कटाक्ष किया गया। क्या किया गया, कटाक्ष। नेक्स्ट जो है हमारा अगला है, काव्यांश में मधुकर के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया। तो यहाँ उद्भव की ओर किया गया, उद्भव यानी कि भंवरे की ओर किया गया। गोपियों को छल पूर्ण क्या प्रतीत होता है। तो गोपियों को जो है कृष्ण का उनके प्रति जो व्यवहार है वो छल पूर्ण प्रकट होता है, यानी कि जो ऑप्शन डी है। कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो देखिए, कथन है, गोपियां उद्भव से व्यंग्यपूर्ण बातें करती हैं, और उद्भव के प्रति मित्रवत और आत्मवत भाव के कारण गोपियों की ये सहज अभिव्यक्ति है। तो देखिए, इसका आंसर है कथन सही है, किंतु जो कारण है वो सही व्याख्या इसकी नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके जो है पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। 9वां क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान में भरी भरी फसलों बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलावा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में कानों में एक स्वर तरंग झिंकार सी कर उठती, और क्या यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शहरी कीचड़ में निकले अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली पर एक एक धान के पौधे का पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द में संगीत जीने पर चढ़कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर। और खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, और मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांपते उठते हुए गुनगुनाते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब सी क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत की संगीत है या जादू है। तो देखिए, यहाँ पे आंसर देने आपको उनकी रोपनी, उनके तलय। देखिए, धान की रोपाई करने वाले हलवाओं पर बाल गोविंद के गीत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसमें आंसर है उनकी रोपनी उनके लय ताल में एकसार हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। गद्यांश में किस ऋतु की बात की गई है, तो ये वर्षा ऋतु की बात की गई। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु में होता है। कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है। कथन है, बाल गोविंद भगत का गीत धान की रोपाई को एक उत्सव में बदल देता है। और कारण दिया गया, संगीत का मानव के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारा जो आएगा सी, कथन सही है और कारण की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठी थी। इसलिए बैठी थी क्योंकि थके हारे आदमियों की जो सुधा, यानी कि जो उनकी जो भूख है उसको शांत करना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन डी है वह आपका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था का आशय नहीं है। तो देखिए इसका आशय क्या नहीं है। गीतों में ईश्वर के प्रति प्रार्थना ये है, समर्पण भी है, भाव भी है और लोक तत्व की अनुभूति ये नहीं है। तो आशय ये जो है इसका ये नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर। बाकी जो क्वेश्चन है आपके वो गद्य पाठों के आधार पे हैं, तो इनको ध्यान से आपको प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक आधारित हैं तो इनको आपके हिसाब से करना है। पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न। ओके। पेयजल संरक्षण के प्रति एक जल मंत्रालय की ओर से जनहित में जारी एक विज्ञापन लिखना था और आपकी अध्यापिका हिंदी अध्यापिका सफलतापूर्वक कार्यकाल यानी कि सेवानिवृत्त होने पर उनको बधाई देनी थी। और ये जो है आपका लास्ट में जो है ये है बढ़ते भूस्खलन पर आपको निबंध लिखना था, या फिर ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, सोशल मीडिया का प्रभाव, और आप पूर्णिमा है और संयमित और मीठी वाणी का महत्व बताते हुए अपने मित्र को लेटर लिखना था। मोबाइल खो जाने की जो पुलिस के यानी कि जो स्थानीय पुलिस अधिकारी को जो रिपोर्ट लिखनी थी, पत्र लिखना था। और लास्ट जो है आप नामिता है ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन किया था, इसका उत्तर नहीं मिला है, परिवहन विभाग को 80 शब्दों में मेल भेजना था। और क ख ग विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पद तो रिक्तियाँ निकाली गई हैं, इसे तो आवेदन के लिए 80 शब्दों में एक स्ववृत्त तैयार करना था, यानी कि स्वयं का जो है वो लिखना था अपना बायोडाटा। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा।